हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। आज का अपना कंसेप्ट है जो रिलेटेड है सर्कुलर मोशन से। और इस कंसेप्ट में, इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। मीन्स जो टर्म्स सर्कुलर मोशन में हमें सबसे ज़्यादा काम में आती हैं, हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक। सबसे पहला टर्म्स आने वाला है आपके सामने, और वो जो टर्म्स है जैसा कि हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था, सबसे पहला टर्म्स होता है पोजीशन। किसकी? उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है ना। तो एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हम सबसे पहले उसकी बात करेंगे। किसकी? एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? एंगल से। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एनी टाइम, एनी इंस्टेंट पर हम उसकी जो पोजीशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम एक एंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है या कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन में है। मान लीजिए वो एक सर्कुलर मोशन कर रही है, कोई भी बॉडी है और वो सर्कुलर मोशन कर रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास है मान लेते हैं स्मॉल m, और सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो एनी टाइम उसकी जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए वो यहाँ आ गया तो वो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पर होगा, हम उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं वाई एंगल। ये उसकी होती है एंगुलर पोजीशन। ये उसकी क्या होती है? एंगुलर पोजीशन। मीन्स कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट एनी टाइम या एनी इंस्टेंट पर, मान लो कोई इंस्टेंट है कितना t, कितना इंस्टेंट है? t सेकेंड है। उस t सेकेंड पर मान लो ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ ऐसे आ गया, ठीक है। तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? थीटा एंगल से। अगर वो यहाँ है तो उसकी पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होगी। अगर वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मोशन करता हुआ यहाँ आ गया तो उसकी पोजीशन 90 डिग्री पर होगी। वो यहाँ से ऐसे आ जाता है। चलो सारी चीज़ें दिखा देते हैं इसमें। मान लीजिए वो यहाँ आ जाता है इस जगह पर, तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है मान लो, तो उसकी एंगुलर पोजीशन क्या लिखेंगे हम? 180 डिग्री। अब सारी पोजीशन उसकी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो मान लो यहाँ आ जाता है तो कितने एंगल पर आ गया? ये ओवरऑल एंगल यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 270 डिग्री। क्लियर है? तो एंगुलर जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है किससे? एंगल से। समझ गए? आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर है बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, तो हो गया बेटा। अब नेक्स्ट जो टर्म है उस टर्म की बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है? वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन कर रहा है। इस तरीके से मान लीजिए
कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल है और वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है एनी इंस्टेंट t1 पर, किस पर, एनी इंस्टेंट t1 पर उसकी पोजीशन मान लेते हैं हम यहाँ है एट टाइम t1, और उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो यहाँ है, कितने एंगल पर है, θ1 एंगल पर है। तो उसकी एंगुलर पोजीशन हम ये मान लेते हैं एनी पॉइंट, एनी इंस्टेंट कितने पर है, θ1 एंगल पर है। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन आफ्टर टाइम t2 माइनस t1, ये मान लेते हैं डेल t। अब कोई दूसरा टाइम है, कौन सा, t2, मीन्स अब t2 इंस्टेंट पर ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ और यहाँ आ जाता है, और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट वही एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसकी पोजीशन मान लेते हैं, कितनी हो जाती है, θ2। पहले थी θ1 और बाद में हो जाती है कितनी, θ2। तो हम इसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एंगल बनाता हुआ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन वह मोशन है, सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट एक एंगल बनाता हुआ क्या करता है, मोशन करता है। क्लियर है बेटा। तो अब हम इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन, वही अपना जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाला उसी के जैसा ये है, मीन्स फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिटन एज एंगुलर पोजीशन, ऐसे लिखेंगे ना, θ2 where θ2 is the final angular position, and θ1 is initial angular position। θ1 is initial angular position and θ2 is final angular position। सो हम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, फाइनल में से इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था ना। उधर जो लीनियर मोशन है उसमें हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमने पढ़ा था किसके बारे में, लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। यहाँ मोशन हो रही है एंगुलर मीन्स सर्कुलर मोशन, तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं किसको, एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बेटा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अपनी जो थर्ड जो टर्म है ना, वो टर्म कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और रिप्रेजेंट करेंगे उसको दो तरीके की होगी भाई, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे उसको एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं और एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देते हैं। क्लियर बेटा। तो इसको इरेज कर देता हूँ भाई। डिस्प्लेसमेंट हम निकाल ही चुके। और एक बात और, डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट बनेगा यहाँ वो बनेगा रेडियन। जो यूनिट एंगल का होता है
वही यूनिट किसका होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। जो यूनिट एंगल का होगा वही यूनिट होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्लियर है बेटा। देखिए अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। ओमेगा जो है ये भी 2 टाइप से है एंगुलर वेलोसिटी। एक तो हम लिख रहे हैं इसका टाइप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एक तो हम लिख रहे हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और रिप्रेजेंट करेंगे उसको किससे, ओमेगा बार से या फिर ओमेगा एवरेज से। ओमेगा बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को। क्लियर है बेटा। तो हम एक तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे इसमें, और क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। 2 टाइप्स होते हैं किसके, एंगुलर वेलोसिटीज़ के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज़। क्लियर है बेटा। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जैसे हमने वहाँ पढ़ा था, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, एनी इंस्टेंट t1 पर उसकी पोजीशन क्या है, θ1 है। एट इंस्टेंट t1 पोजीशन भी कौन सी है, एंगुलर पोजीशन होने वाली है। एट इंस्टेंट t1 एंगुलर पोजीशन कितनी है, θ1। एंड एट इंस्टेंट t2 एंगुलर पोजीशन कितनी हो जाती है, θ2। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी t1 पर तो पोजीशन है कितनी, θ1, और आफ्टर सम टाइम मीन्स डेल t टाइम पर उसकी पोजीशन डेल t टाइम के बाद आफ्टर एन इंटरवल एट टाइम एट इंस्टेंट टाइम t2 द एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज θ2। then average angular velocity is written as angular displacement upon time interval। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। देन क्या लिख सकते हैं भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे डेल थीटा और टाइम इंटरवल लिखेंगे डेल टी से। तो ओमेगा वार क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ डेल थीटा बाय डेल टी। ये फॉर्मूला निकल कर आएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का। ओमेगा वार इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। टाइम इंटरवल क्या लिखेंगे, t2 माइनस t1। तो ये इसके इक्वल होने वाला है। और यूनिट क्या बनेगा, यूनिट भाई इसका तो हो जाएगा रेडियन, इसका तो क्या लिखेंगे रेडियन, और टाइम इंटरवल का लिखेंगे सेकंड। तो यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड। क्लियर है, यूनिट बन जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो आपको करना क्या है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, ऐसा कोई टिपिकल कंसेप्ट नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी है, इसी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कह देते हैं। क्लियर है, तो नोट कीजिएगा। ओके, तो बेटा हो गया।
इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करने वाले हैं। ये तो था एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब हम बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। सेकंड जो पॉइंट है वो है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका रहेगा ओनली ओमेगा। और ये इंस्टेंटेनियस कहाँ होती है? ये एक इंस्टेंट पर होती है, मींस एक पॉइंट पर होती है। अगर मैं इंटरवल को फिनिश कर देता हूँ, मींस एक पॉइंट पर ले आता हूँ, इफ़ डेल टी टेंड्स टू 0, इंटरवल जो है ना t2 माइनस t1, उसको मैं मिला के कहाँ ले आया? एक ही पॉइंट पर ले आया। फिर क्या बन गया? वो उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी हो गई, उसकी एंगुलर वेलोसिटी वो स्पेशली उस इंस्टेंट पर हो गई। क्लियर है? तो उस इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है उसी को हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसी को इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कह रहे हैं। तो इंस्टेंट कब बनता है? जब इंटरवल कहाँ आ जाता है? 0 पर। तब एक इंस्टेंट पोजीशन, एक इंस्टेंट कंडीशन बनती है। क्लियर है बेटा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कैलकुलेट करने वाले हैं। डेल टी टेंड्स टू 0, यहाँ हम एक लिमिट लगाने वाले हैं। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिखूँगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहाँ लिमिट है कितनी? डेल टी टेंड्स टू 0, एक लिमिट लगा देता हूँ। उस लिमिट के लगने के बाद जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, वो ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। एंगुलर वेलोसिटी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, एक लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाते ही एवरेज वेलोसिटी कन्वर्ट हो गई किसमें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या लिख सकता हूँ मैं? भाई लिमिट लगा दूँगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? डेल थीटा बाय डेल टी। क्या लिखेंगे? डेल थीटा बाय डेल टी। यहाँ लिमिट लगते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट फॉर्म में। यहाँ डेल की जगह क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये बनेगा डी थीटा बाय डी टी। तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी निकल कर आ चुका है। ये होगा कितना? डी थीटा बाय डी टी। क्लियर है बेटा? तो ऐसा कीजिए, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे कंसेप्ट पर बात करेंगे। हो गया बेटा? चलिए तो आगे चलते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की, जिसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम अल्फ़ा से। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में, और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फ़ा से। ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होता है। क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। तो मैं क्या लिखूँगा? एंगुलर एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किया किससे? अल्फ़ा से। सबसे पहले लिखूँगा मैं एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरीके से लिखा जाएगा? इसको अल्फ़ा बार से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और कैसे लिखेंगे?
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time means angular velocity, change in angular velocity and time interval दोनों का रेशो किसके इक्वल होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। इसका यूनिट मैंने लिखा डेल ओमेगा का, तो यूनिट लिखा रेडियन पर सेकेंड और टाइम इंटरवल का क्या लिख दिया, सेकेंड। मिलाकर क्या बन गया इसका यूनिट, मिलाकर बन गया रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मिलाकर यूनिट क्या बनेगा इसका, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं बात करता हूँ किसकी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ये वही इंस्टेंट के लिए होता है। अल्फ़ा कैसे निकालते हैं भाई, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और निकालते कैसे हैं कि लिमिट लगा देते हैं एवरेज वैल्यू पर। तो एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी है, डेल ओमेगा बाय डेल टी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, डी ओमेगा बाय डी टी में। क्लियर है, डेल कन्वर्ट हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी में। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक्सेलरेशन होगा कौन सा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे कुछ टर्म्स और हैं, थोड़ी बहुत टर्म्स और हैं, और लेकिन वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो टर्म्स होंगी आपकी, जैसे टाइम इंटरवल हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है ना। दो टर्म्स और हैं और उनको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो में अभी टिके रहिएगा, अभी जाइएगा मत। फिर मिलते हैं, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बेटा। चलिए तो फिर आगे चलते हैं। आगे कुछ टर्म्स और हैं। अब आगे कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, हमें ये आना चाहिए। नेक्स्ट जो अपना टर्म है, 3 टर्म हो चुके हैं। फोर्थ जो टर्म है अपना, फोर्थ टर्म कौन सी, तो नेक्स्ट जो टर्म है वो टर्म है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म है और इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, टाइम पीरियड। क्लियर कहाँ से होगा, अभी तो नाम ही लिखा है। तो ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। और होता क्या है ये टर्म, कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन करता है। जैसे मान लीजिए ये मोशन कर रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग, कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे सर्कुलर पाथ के अलोंग मोशन कर रहा है। यहाँ से मान लो इसने ये मोशन स्टार्ट किया है इस जगह से, तो ये जो है आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। इसको वापस यहीं अपनी पोजीशन पर आने में, इसको वापस जहाँ से इसने स्टार्ट किया है इसी पोजीशन पर इसको वापस आने में जो टाइम लगेगा, जो ये टाइम इसको लिया जाएगा इसके द्वारा, वो टाइम ही क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन वन कंप्लीट ऑफ साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है बेटा। तो टाइम पीरियड किसको बोलोगे, टाइम पीरियड बोलेंगे हम कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना 1 साइकिल
जितने टाइम पीरियड में कंप्लीट कर रहा है, जितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है वो उसका टाइम पीरियड है। एक बात और ध्यान रखना बेटा इस कंसेप्ट में कि ये जो अपना एक जो साइकिल है उसको कंप्लीट करने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, टाइम पीरियड की वैल्यू हम उसी से निकालते हैं। तो हम कैसे निकालने वाले हैं टाइम पीरियड की वैल्यू? हम यहाँ लिखते हैं वही कि ऑब्जेक्ट ऐसे लिख सकते हैं इसको, द कवर डिस्टेंस by an object, the cover distance by an object in complete one cycle, in complete and one cycle, ठीक है ना। द कवर डिस्टेंस बाय एन ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट एंड वन साइकिल क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू 2 पाई। एक साइकिल में जितनी ये डिस्टेंस कवर्ड करेगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोबारा से लिखते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं। ये टी टाइम पीरियड में, कैपिटल टी टाइम पीरियड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? ये ओमेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। किसमें? कैपिटल टी टाइम पीरियड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? 2 पाई। क्लियर है बेटा? तो ये टी टाइम पीरियड में इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करता है। कितने टाइम में? कैपिटल टी टाइम में। ठीक है, तो वन पीरियड किसको बोलोगे आप? वन रिवॉल्यूशन का जो टाइम है वो ही क्या है? वो ही टाइम पीरियड है। आगे हम बात करते हैं, टी की वैल्यू आगे निकालेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा निकल कर आएगी बेटा। आगे हम बात करते हैं किसकी? फ्रीक्वेंसी की। और उसको रिप्रेजेंट करूँगा किससे? बाय एन से। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है वही कि 1 सेकंड में ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपना जितने रिवॉल्यूशन करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, किस में? 1 सेकंड में। द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या साइकिल, टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं 1 सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन करेगा वो ही इसका क्या है? वो ही इसका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस टाइम टेकन इन वन रिवॉल्यूशन क्या लिखते हैं भाई? 1 रिवॉल्यूशन का टाइम हम लिखते हैं किससे? कैपिटल टी से, टाइम पीरियड से लिखा जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कैपिटल टी सेकंड का टाइम इसको लगता है 1 साइकिल इसका कंप्लीट करने में। तो 1 सेकंड में वो कितने साइकिल करेगा? सो यहाँ हम लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड कैसे लिखेंगे भाई? ये इतना टाइम ले रहा है टी सेकंड का 1 रिवॉल्यूशन में, तो 1 सेकंड में
वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा, इस t से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं n से और t से डिवाइड हो जाएगा 1, तो n इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/t। तो फ्रीक्वेंसी जो निकल कर आएगी वो क्या लिख सकते हैं हम, 1/t से लिख सकते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। इसकी यूनिट लिखते हैं हम हर्ट्ज से, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, hz से। और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 hz इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। भाई t की यूनिट रख दो, कितना रखोगे, सेकंड, वो ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। तो इसका ये तब तक यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके बेटा, तो हो गया। अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं किसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। इसकी बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की। अपना बिल्कुल लास्ट जो टर्म है जो सर्कुलर मोशन में काम में आता है, वो टर्म है अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो लास्ट टर्म है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं इसको। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, मतलब वो कितनी बार किसी टाइम t में 1 सेकंड में कितने एंगल क्रिएट करेगा। जो अपना पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो कितने एंगल क्रिएट करेगा, वो ही उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। मीन्स एंगुलरली, कैसे, एंगुलरली वो जितने रिवॉल्यूशन करेगा वो ही उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे मान लीजिए, इसको कुछ ऐसे समझिएगा, कैसे समझिएगा कि जो t टाइम है उसमें कितना एंगल क्रिएट करता है कोई भी पार्टिकल है और कोई भी ऑब्जेक्ट है। अगर एंगुलर मोशन कर रहा है कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर एंगुलर मोशन कर रहा है मीन्स सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस सर्कुलर मोशन में जब टाइम t लेता है, वो कितना टाइम, कैपिटल T टाइम लेता है, तो उसके द्वारा कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है। तो हम 1 सेकंड में वो जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो ही उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। और यही तो एंगुलर वेलोसिटी को भी हम यही लिखते हैं कि 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा वही उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? तो आगे बात करता हूँ मैं, यहाँ लिखेंगे ऐसे लिखेंगे हम कवर्ड डिस्प्लेसमेंट, कवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट covered angular displacement in capital T टाइम पीरियड। कैपिटल टाइम t पीरियड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो अपनी एक साइकिल में 2 पाई का डिस्प्लेसमेंट मीन्स 360 डिग्री, कितने डिग्री पे आ जाता है वो यहाँ वापस, वो एंगल क्रिएट करता है 360 डिग्री। मीन्स रेडियन में बात करेंगे तो वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, वो 2 पाई रेडियन, डिग्री नहीं रेडियन सॉरी, तो वो 2 पाई रेडियन का एंगल क्रिएट करता है कितने टाइम पीरियड में, कैपिटल T टाइम पीरियड में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं
covered angular displacement in capital T time period is equal to 2 पाई। क्लियर है बेटा? तो इसको हम 2 पाई लिख सकते हैं। सो 1 सेकेंड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वही उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ लिख सकते हैं कवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड में वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड करेगा। क्या करेंगे भाई इसमें, इसको निकालने के लिए भाई अब ये जो 1 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसको तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, ओमेगा से। तो यहाँ इसकी जगह तो लिखा मैंने ओमेगा, और 1 सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं भाई, ये तो है इन टी टाइम पीरियड, मीन्स टी सेकेंड का टाइम पीरियड है और उसमें वो 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि इसको, इस टर्म्स को अगर आपने समझ लिया तो आगे कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ना तो आपको ऑसिलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी और ना आपको एसएचएम में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो बेटा ओमेगा, ये तो 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट ओमेगा होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि टी सेकेंड से इसको डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा निकल कर आ जाएगा 2 पाई बाई टी। ये क्या होगी बेटा, ये होगी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ये क्या होगी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और इसका भी यूनिट वही रेडियन पर सेकंड आने वाला है। इसका भी रेडियन पर सेकंड हम लिख सकते हैं। यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 2 पाई इंटू 1 बाई टी, और 1 बाई टी को क्या लिखा मैंने, n लिखा, इसलिए ओमेगा क्या बन जाएगा, 2 पाई n। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई n लिख सकता हूँ। क्लियर है बेटा? तो जब ओमेगा को मैंने 2 पाई बाई टी लिखा तो मैं टाइम पीरियड को भी क्या लिख सकता हूँ, मैं टी को भी 2 पाई बाई ओमेगा से लिख सकता हूँ। क्लियर है? तो टाइम पीरियड के लिए एक फॉर्मूला निकल कर आ गया। क्या लिखोगे, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। दैट्स ऑल, वेयर एन इज द लीनियर, एन इज द लीनियर फ्रिक्वेंसी। इसको लीनियर बोल सकते हैं हम, ये लीनियर फ्रिक्वेंसी है और ये एक तरीके से एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा तो बेटा हो गया, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो बेटा सबसे बड़ी बात है आपका सपोर्ट। अगर हमें आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम आगे अपना काम हमें बंद करना होगा, क्योंकि अभी तक हमें सपोर्ट आपका मिल नहीं रहा है। इसलिए बेटा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देख सकें, इनका एडवांटेज ले सकें। ठीक है बेटा, तो फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ।